हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट लॉ। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 से सेक्शन 14 तक एंड चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होगा ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देन सेक्शन 8 हमारा क्या बोल रहा है? द रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द ट्रेड यूनियन हैज़ कंप्लाइड विथ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, जो भी नेसेसरी कंडीशंस है उसको फुलफिल कर रहा है ट्रेड यूनियन, shall register द ट्रेड यूनियन बाय एंटरिंग इन ए रजिस्टर। रजिस्टर में उनका ट्रेड यूनियन का डिटेल्स रजिस्टर में रजिस्टर करेगा। टू बी मेंटेन इन सच ए फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ट्रेड यूनियन कंटेंट इन द स्टेटमेंट कंप्लाइंग विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स रजिस्टर करेंगे एक ट्रेड यूनियन को इफ ऑल द नेसेसरी कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय द ट्रेड यूनियन। Okay, that is saying in the section 8. Then comes section 9, certificate of registration. रजिस्टर करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, राइट? द रजिस्ट्रार ऑन रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 8 shall issue a certificate for registration in the prescribed form which shall be conclusive evidence होगा ये, that the trade union has been duly registered. This is the conclusive form. वो सर्टिफिकेट को देखने के बाद बोला जाए कि ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर है। कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर है कि नहीं है। दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ। इसके वजह से और कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए नहीं, राइट? द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एनफ फॉर शोइंग दैट द ट्रेड यूनियन हैज बीन रजिस्टर्ड। ओके, देन कम्स सेक्शन 10, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन से कंडीशन में रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हुआ है? फर्स्ट वन इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। फर्स्ट, अगर ट्रेड यूनियन चाहे तो एप्लीकेशन दे के अपना कैंसिलेशन करवा सकता है, टू बी वेरीफाइड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इफ द रजिस्ट्री इज सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। फ्रॉड और मिस्टेक से ऑब्टेन किया गया है जो सर्टिफिकेट दिया गया था, और द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन सीज्ड टू एग्जिस्ट or has willfully and after notice from the registrar contravened any provision of this act. Cease to exist, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो ट्रेड यूनियन। और सेकेंड में क्या हुआ? willfully contravene the any provision of this act, मतलब इस जो एक्ट में जो भी कंडीशंस प्रोविजंस दिया गया है उनके अगेंस्ट में अगर कुछ काम कर रहा है दैट ट्रेड यूनियन, और वो जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी कैंसिलेशन किया जा सकता है। और क्या है? or allowed any rule to continue in force which is inconsistent with the provision, or has rescinded any rule providing for any matter provision in the provision for which is required under section 6. Under section 6 means the rules of trade union में जो दिया गया है उनको अगर कैंसिल कर रहा है, as rescinded any rule providing under, rescinded means कैंसिल कर दिया है, उसको नहीं माना है, राइट? अंडर सेक्शन 6 में जो रूल्स दिया गया था उनको, वो जो रूल्स को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है बाय द रजिस्ट्रार। बाय रजिस्ट्रार ही करेंगे। ओके, दोनों तरीके से हो सकता है ट्रेड यूनियन खुद से विड्रॉ करे और कैंसिल कर सकता है बाय रजिस्ट्रार। फर्स्ट वन इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सेकेंड वन इज फ्रॉड एंड मिस्टेक से अगर ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेट लिया गया है, और थर्ड वन इज सीज टू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी, कंट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और हैज़ रिसिंडेड कैंसिल कर दिया है और फॉलो नहीं कर रहा है द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 6 दैट इज रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, राइट? उसमें उसके बाद क्या क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 2 months previous notice is in writing specifying the grounds on which the proposed to withdraw or cancel the certificate shall be given by the registrar to the trade union before the certificate is withdrawn or cancelled। मतलब रजिस्टर के द्वारा 2 महीने का मिनिमम 2 months का नोटिस दिया जाएगा टू द ट्रेड यूनियन कि किस वजह से ऑन विच ग्राउंड वो जो ट्रेड यूनियन था उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है और विड्रॉ किया जा रहा है, राइट? Then comes the section 11 that is appeal। जो भी डिसीजन लिया गया रजिस्ट्रार के द्वारा उसको उसके खिलाफ अगर कुछ अपील करना चाहे ट्रेड यूनियन तो कहाँ पे कर सकता है?
any aggrieved party aggrieved by any refusal of the registrar to register, जो अगर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहा है, और by withdrawal or cancellation of certificate of registration may within such period as may be prescribed. अपील कहाँ कहाँ पे कर सकता है? Where the head office of the trade union is situated, जहाँ पे head office है, within the limits of a presidency town, to the high court में भी कर सकता है. And secondly, where the head office is situated in any other area, to such court not inferior to the court of additional or assistant judge of principal civil court of original jurisdiction. मिनिमम एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अप्लाई करेगा. इसके नीचे इन्फीरियर, नॉट इन्फीरियर टू दिस, इसके ऊपर जो भी कोर्ट होगा उसमें अप्लाई कर सकता है. और यहाँ पे भी एडिशनल और असिस्टेंट जज के ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन यहाँ पे, और इनके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स जो भी हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता है फॉर अपील, एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑन दिस इन दिस बिहाफ फॉर दैट एरिया. राइट. अपीलेट कोर्ट में डिसमिस, जो अपीलेट कोर्ट में अपील किया गया अभी अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है? अपीलेट कोर्ट के पास पावर क्या क्या है? मे डिसमिस द अपील, डिसमिस भी कर सकता है. अगर वो अपील कुछ बेसलेस ग्राउंड पे है तो वो उसको डिसमिस कर सकता है. और क्या कर सकता है? और पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन. अगर रजिस्ट्रेशन से करने से मना कर रहा है रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर सकता है कि आप रजिस्टर कीजिए वो ट्रेड यूनियन को. और एंड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9. इशू करिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 9. और सेट असाइड द ऑर्डर फॉर विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट. सेट असाइड भी कर सकता है. जो विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट किया गया था बाय द रजिस्ट्रार, उसको भी सेट असाइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको, एज द केस में भी. एंड द रजिस्ट्रार शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर. जो भी ऑर्डर दिया जाएगा बाय अपीलेट कोर्ट, रजिस्ट्रार को फॉलो करेंगे. ओके. सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ द अपील अंडर सबसेक्शन 1, an appellate court shall so as far may be follow the same procedure and have same power as it follows and has when trying a suit under the Code of Civil Procedure Code 1908. इस सिंपली बोल रहा है कि जो भी पावर दिया गया है, appellate court has the power and procedure to be followed by Code of Civil Procedure Code, right? कोड सीपीसी को फॉलो करेगा 1908. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करेगा. राइट. सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? इन द इवेंट ऑफ डिसमिसल और अपील, जब अपील को डिसमिस किया गया बाय एनी कोर्ट अपॉइंटेड अंडर सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, द पर्सन एग्रीव्ड, अगर अपील को डिसमिस किया गया है तो पर्सन एग्रीव्ड शैल हैव राइट टू अपील टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट पे अपील कर सकता है. अगर कोई भी अपील किया था कहाँ पे? एडिशनल और असिस्टेंट जज सबसेक्शन 1 ऑफ बी में, अगर यहाँ पे एडिशनल और असिस्टेंट जज पे अपील किया गया है, तो अगर यहाँ से अगर डिसमिस कर दिया गया था वो अपील को, देन वो कहाँ पे जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है. Appeal to the High Court, and the court shall, for the purpose of such appeal, have all the powers of appellate court under subsection 2 and 3, and the provision of this subsection shall apply accordingly. Right. This is section 11, that is appeal. Let's come to the section 12. Registered office. एक ट्रेड यूनियन का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. वहाँ पे all communications and notice to registered trade union may be addressed टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. जितना भी कम्युनिकेशन और नोटिस दिया जाएगा एक ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस में ही भेजा जाएगा. राइट. नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस शैल बी गिवन विद इन द 14 days ऑफ such change to the registrar in writing, and the change shall be recorded in the register referred to in section 8. अगर ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया जा रहा है, सपोज आज से चेंज किया गया,
विदिन 14 days हमको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को इन राइटिंग दैट आवर ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड ऑफिस हैज़ बीन चेंज्ड एंड अकॉर्डिंगली रजिस्टर क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसका एड्रेस जो भी रजिस्टर किया गया था अंडर सेक्शन 8. ओके, दैट इज सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस. सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन अगर आए तो आप क्या लिख सकते हैं. यहाँ पे फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन दिया गया है. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी ए कॉर्पोरेट बाय द नेम. एक ट्रेड यूनियन को कैसे डील किया जाएगा, जो भी एक कंपनी का जैसे होता है जो भी फीचर्स, वो सब फीचर्स एक ट्रेड यूनियन का रहता है. कॉर्पोरेट बाय नेम, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का भी ऐसा सेम फीचर रहता है और एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का भी सेम फीचर रहता है. कॉर्पोरेट बाय नेम, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का एक नेम रहेगा विच अंडर विच इट इज रजिस्टर्ड, शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन. एक फीचर रहा, it has a perpetual succession. That means perpetual succession means if the members of trade union, any member of the trade union has been died, अगर किसी भी मेंबर का डेथ हो गया तो ट्रेड यूनियन वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा, वो स्टिल कंटिन्यू करता रहेगा. ओके, सपोज 4-5 लोग डेथ हो या रिमूव हो गए, चेंज हो गए, तो ट्रेड यूनियन वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा. द ट्रेड यूनियन विल नॉट बी एट एंड, विल नॉट बी एट द फेज ऑफ एंड इफ एनी ऑफ द मेंबर्स डाइड और रिमूव्ड और चेंज्ड. राइट, जैसे कंपनी का रहता है वैसे ही ट्रेड यूनियन का भी रहेगा. अगर किसी का डेथ हो गया तो जो भी वो ट्रेड यूनियन स्टिल कंटिन्यू करेगा, आगे कंटिन्यू करता रहेगा. वहाँ पे जस्ट लाइक एक लिविंग पर्सन है, उसका डेथ हो गया तो उसका जो सक्सेसर है, उसका जो हेयर जो उसका एक पिताजी है, उनका जो बेटा आएगा वो कंटिन्यू करेगा, उनका जो भी वेल्थ है, जनरेशन है, वो उनको कंटिन्यू करेगा. वैसे ही परपेचुअल सक्सेशन मीन्स वो ट्रेड यूनियन है, उसका अगर कोई भी मेंबर्स इसका डेथ होता है तो वो स्टिल दैट ट्रेड यूनियन विल एग्जिस्ट, वो दैट वोंट कम टू एन एंड. ओके, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, स्टिल कंटिन्यू करता रहेगा आगे. एंड ए बॉडी ऑफ कॉमन सील, वहाँ पे उसका एक कॉमन सील रहेगा, जो भी मतलब कॉमन सील किस लिए रहता है, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट किया जा रहा है, उसका एक ट्रेड यूनियन का एक सील रहेगा जिसमें से उसको स्टाम्प लगेगा और एक सिग्नेचर जैसा चाहिए होगा, सो दैट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन बी फुलफिल्ड बिटवीन द पार्टीज. कॉमन सील रहता है. एंड होल्ड बोथ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. एक ट्रेड यूनियन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, जैसे कि एक ट्रेड यूनियन का कार रह सकता है, कार होगा मूवेबल प्रॉपर्टी में, और बेंच डेस्क जो भी उसका बिल्डिंग के अंदर जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सब रहेंगे. इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक एक घर रह सकता है, एक बाउंड्री रह सकता है, लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकता है ट्रेड यूनियन. राइट, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बाय द नेम सू एंड बी सू. ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट में सू किया जा सकता है, मतलब कुछ केसेस उसके अगेंस्ट में किया जा सकता है, और दैट ट्रेड यूनियन कैन बी सू, दैट ट्रेड यूनियन कैन सू एंड बी सू. उसके वो ट्रेड यूनियन किसी के खिलाफ केस रजिस्टर कर सकता है और ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट में भी केस किया जा सकता है. दैट इज बाय द नेम, वो ट्रेड यूनियन के नाम से ही उसको सू किया जाएगा, एंड बी सू, वो ट्रेड यूनियन के खिलाफ भी केस रजिस्टर किया जा सकता है. ओके, that is section 13. This is very important to describe the features of registered trade union. I hope आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत. And lastly, the section 14 says about certain acts not to apply to registered trade union. ये सब acts जो हैं registered trade union को applicable नहीं होंगे. That is Companies Act 1956, Cooperative Societies Act 1912 and
Societies Registration Act 1860 shall not apply to registered trade union, and registration of such trade union under any act shall be void. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. So thank you for watching. If you like my work, please do subscribe. Study hard. God bless you.